हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रेट अवे डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्या है इसका? द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझाता हूं। देखो, सपोज ये पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है, ठीक है। अब वेव सपोज इधर से आई, लेफ्ट टू राइट, तो ये जो पार्टिकल्स है ये अपने जगह पे इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब दे विल ऑसिलेट इन दिस डायरेक्शन। यार पिछले बार ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल एक तो ऐसा नहीं तो ऐसा ऑसिलेट किया था, परपेंडिकुलर किया था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को, ठीक है। लेकिन इसमें वो पैरेलल ऑसिलेट करेगा, यानी ऐसा ऑसिलेट करेगा, ओके। तो अभी क्या होगा कि जब वो ऐसा ऑसिलेट होगा तो एक समय पे सारे पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे एक जगह पे और दूसरे जगह पे वो दूर दूर चले जाएंगे, फिर तीसरे जगह पे और जमा हो जाएंगे, फिर चौथे जगह पे दूर दूर चले जाएंगे, पांचवें जगह पे और जमा हो जाएंगे, छठवें जगह पे दूर दूर चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये जो रीजन है जहां पे वो पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं, ओके, वो रीजन जहां पे पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं, दैट रीजन इज नोन एज कॉम्प्रेशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? कॉम्प्रेशन। सो कॉम्प्रेशन इज दैट रीजन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव जहां पे पार्टिकल्स जमा हो गए, जहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी और प्रेशर ये दोनों बढ़ गया। कॉम्प्रेशन में पार्टिकल्स की डेंसिटी और प्रेशर दोनों ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंप्रेशन में एज अ नेम सजेस्ट कंप्रेस हो जाते हैं, पार्टिकल्स पास पास में आ जाते हैं। और वो रीजन जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, दैट इज नोन एज रेयर फ्रैक्शन। रेयर फैक्शन, फ्रैक्शन नहीं है, फैक्शन। रेयर फैक्शन क्या है? दैट इज दैट रीजन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर है, ओके। सो रेयर फैक्शन में जो डेंसिटी और प्रेशर है ये कम होता है, ओके। यानी एक बात तो फिक्स हो गई कि जिस जगह पे लॉन्जिट्यूडिनल वेव जाएगा उस जगह पे डेंसिटी और प्रेशर ये वैरी करेंगे। ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं था। ट्रांसवर्स वेव में डेंसिटी और प्रेशर कांस्टेंट रहता था। जब भी एक ट्रांसवर्स वेव जाएंगी तो डेंसिटी और प्रेशर वैरी नहीं करेगा, लेकिन जब भी एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव जाएगी तो उस मीडियम का डेंसिटी और प्रेशर वैरी करेगा। कहीं पे ज्यादा डेंसिटी, कहीं पे कम डेंसिटी, कहीं धूप कहीं छांव, ओके। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। इसमें हम लोगों को और क्या पढ़ना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, सक्सेसिव कंप्रेशन या फिर टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन, टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? लैम्डा, ओके। अब डॉट डॉट से नहीं है रिप्रेजेंट करते हम लोग, रिप्रेजेंट करते लॉन्जिट्यूडिनल वेव को लाइन से। तो ये लाइंस जो पास में बने ये क्या है? कंप्रेशन। और जो लाइंस दूर बने ये क्या है? रेयर फ्रैक्शन। वापस ये क्या हो गया? कंप्रेशन। और ये क्या हो गया? रेयर फ्रैक्शन। इसका मतलब पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल जो है ये इधर और इधर ऑसिलेट कर रहा है। आया सबको ध्यान में? सो ये कंसेप्ट है किसका? लॉन्जिट्यूडिनल वेव का, ओके। लॉन्जिट्यूडिनल वेव की एक खास बात है कि तुम इसके वाइब्रेशन को, द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी कंस्ट्रेन्ड। कैन नॉट बी कंस्ट्रेंट यानी तुम इसको कोई भी एक डायरेक्शन में नहीं लेके आ सकते। इसका कारण ये है कि जो पार्टिकल्स के पार्टिकल्स जो है मीडियम के, वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वो ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। तो तुम इसके वाइब्रेशंस को एक कोई डायरेक्शन में लेके आ ही नहीं सकते। सो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग, दीज वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। लाइट जब पार्ट चालू होगा, वेव ऑप्टिक्स जब चालू होगा तब मैं इस बारे में आऊंगा, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव पोलराइज नहीं हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकती है, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ओके। देन व्हाट इज द
स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव थ्रू मीडियम। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल वेव का स्पीड जो है दैट इज E बाय रो। ओके, इसका डेरिवेशन नहीं है, अभी सिर्फ इसमें ध्यान में रखना है कि E बाय रो में E क्या है। E इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम and rho is known as density of medium। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग रहेगा, तो V के चार पार्ट है, चार वैल्यूज हैं हमारे पास में, चार फॉर्मूलेज हैं। एक है एक्सटेंडेड सॉलिड के लिए, एक है रॉड के लिए, सॉलिड रॉड के लिए, एक है लिक्विड के लिए और एक है गैसेस के लिए। एक्सटेंडेड सॉलिड के लिए V का फॉर्मूला क्या यूज करना है, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K कोएफिशिएंट ऑफ बल्क मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस, कुछ बुक्स में B बोलते हैं, कुछ बुक्स में K बोलते हैं। ओके, एक वहां पे वैल्यू लिखना है K प्लस 4/3 इटा अपॉन रो। समझे, K इज बल्क मॉड्यूलस, इटा इज कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, फॉर एक्सटेंडेड सॉलिड, एक्सटेंडेड सॉलिड मतलब अखंड सॉलिड, पूरा सॉलिड है। ये एक है सॉलिड रॉड, सॉलिड रॉड के लिए वेलोसिटी दी जाती है E के जगह रिप्रेजेंट होगा Y से, Y बाय रो, वेयर Y इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, लिक्विड के लिए वेलोसिटी दी जाती है अंडर रूट ऑफ K बाय रो, वेयर K इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड। गैसेस के लिए भी सेम है, अंडर रूट ऑफ K बाय रो, अगेन K इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैसेस। ओके, गैसेस के लिए Y और ईटा डिफाइन नहीं होता है, लिक्विड के लिए भी Y और ईटा डिफाइन नहीं होता है। गैसेस और लिक्विड के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा इलास्टिसिटी का कोएफिशिएंट डिफाइंड है, K इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस। आसान, बहुत आसान। सो ये फॉर्मूलेज आपको, चार फॉर्मूलेज ध्यान में रखने हैं। ओके, ये चारों फॉर्मूलेज नोट डाउन करके रखो। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। साउंड वेव आर द एग्जांपल्स ऑफ longitudinal wave। Okay, so coming on to next topic which is speed of sound। Okay, अब स्पीड ऑफ साउंड ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्पीड ऑफ साउंड में पिछले फॉर्मूले जो हम लोगों ने देखे वो भी स्पीड ऑफ साउंड के ही थे, वो जो चारों फॉर्मूले थे ये भी स्पीड ऑफ साउंड के थे। अब इसमें सबसे पहला बात जो हमको समझ में आना चाहिए वो है न्यूटन्स फॉर्मूला। ओके, एंड फिर दूसरा पार्ट है लैपलास करेक्शन। एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। हमारे न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला कि जो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस है ना, ये बहुत स्लो हो रहे हैं, दे आर ऑकरिंग वेरी स्लो। समझने का कोशिश करना है, एक एक बात को बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। न्यूटन का ये मानना था, हमारे भाई साहब न्यूटन का ये मानना था कि जो कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस है ना, ये बहुत स्लो हो रहे हैं। ओके, ये स्लो होने की वजह से टेम्परेचर का वेरिएशन जो है मीडियम में न के बराबर है। टेम्परेचर मीडियम का वेरी नहीं कर रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। रीजन क्या दिया न्यूटन ने इसका, कि कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन ये बहुत स्लो हो रहे हैं, ऐसा उसका मानना था। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब उसने बोला ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो गैस के अंदर V इज इक्वल टू K बाय रो, अगर ये फॉर्मूला हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया तो K आइसो आएगा, और हम लोगों ने K आइसो का वैल्यू पढ़ा है। K आइसो इज नथिंग बट P, प्रेशर ऑफ द गैस या प्रेशर ऑफ द मीडियम। ठीक है, नाउ फिर उसने एनटीपी पे कैलकुलेट भी किया। एनटीपी पे उसने वैल्यू ली P की 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये वैल्यू होती है एनटीपी पे प्रेशर की, और डेंसिटी उसने ली 1.293 kg पर मीटर क्यूब एयर की। एयर का प्रेशर लिया, एयर का उसने क्या लिया, डेंसिटी,
और उसने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ओके, ये वैल्यू उसने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और उसने जो आंसर निकाला वो निकाला 279.9 मीटर पर सेकेंड, ये उसका आंसर निकला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो न्यूटन भाई साहब ने अपना वैल्यू दे दिया कि भाई उसके हिसाब से स्पीड जो है साउंड की किसमें, एयर में, ओके, एयर या फिर गैस में 279.9 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए व्हेन द एक्सपेरिमेंट्स वर डन, तो ये जो वैल्यू आया स्पीड का वो आया 332 मीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड भाई साहब, कितना डिफरेंस देख रहे हो, ये डिफरेंस था 16% का, ठीक है, काफी डिफरेंस रह गया, ओके। 2-5% का डिफरेंस रहता तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल एरर बोल के उसको निकाल देते थे, लेकिन 16% के एरर को हम लोग कैसा जस्टिफाई करेंगे। तो न्यूटन कहीं गलत हो गया, तो उसकी गलती को सुधारा लैपलास ने, ठीक है। कुछ नहीं, बस बहुत थोड़ी छोटी सी मिस्टेक की थी न्यूटन ने, सबसे पहला चीज ही गलत कह दिया उसने। उसके हिसाब से टेम्परेचर कांस्टेंट था क्योंकि जो कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस थे ये बहुत स्लो हो रहे थे, लेकिन लैपलास का कहना था कि कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस ये स्लो नहीं हो रहे, ये बहुत फास्ट हो रहे, और इतने फास्ट हो रहे हैं कि हीट जो जनरेट हो रही है उसको कहीं बाहर निकलने का मौका ही नहीं है, मतलब कि हीट वाज कांस्टेंट, सिस्टम का हीट कांस्टेंट पकड़ा उसने, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं पकड़ा उसने, हीट कांस्टेंट पकड़ा, हीट फ्लो जो है वो कांस्टेंट पकड़ा। इसका मतलब लैपलास के हिसाब से ये जो फ्लो है, स्पीड है गैस का, दैट वाज नथिंग बट एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, भाई प्रोसेस ही चेंज कर दिया इसने, तो समझ रहे हो। तो उसके हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड जो अभी के आइसो था वो अब आ गया के एडियाबैटिक बाय रो, अंडर रूट ऑफ के एडियाबैटिक बाय रो, और के एडियाबैटिक का फॉर्मूला है गैमा पी बाय रो, ठीक है। अब गैमा का वैल्यू एयर के लिए 1.41 अगर पकड़ा हम लोगों ने, गैमा का वैल्यू एयर के लिए इतना ही होता है, और पी का वैल्यू तो यही पकड़ना था हमको, एनटीपी पे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और 1.293 kg पर मीटर क्यूब। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला तो इट केम आउट टू बी 332.35 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो भाई साहब, पहुंच गए अपने। तो ये था लैपलास करेक्शन। तो आज से हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला फिक्स हो जाना चाहिए कि अगर आपको किसी ने बोला कि व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो आपने बोलना चाहिए अंडर रूट ऑफ गैमा पी बाय रो, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया सबको, ओके। नाउ इसके आगे के पार्ट पे चलते हम लोग। अब P बाय रो केटीजी में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, ये होता है RT बाय M। P बाय रो इज इक्वल टू RT बाय M। तो यहां से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट बिकम्स गैमा RT बाय M, ओके। और R बाय M के जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, kBT अपॉन स्मॉल m। ये मोलर मास है, ये मास ऑफ गैस है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ओके। तो ये सभी वैल्यूज आप लोगों ने केटीजी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी सिर्फ नोट डाउन करके रखो, केटीजी में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये फॉर्मूलेस भी याद रखना है, ये भी केटीजी में पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ओके। Now coming on to temperature coefficient of sound, temperature coefficient of sound, ये कंसेप्ट क्या है। अब दूसरे इक्वेशन से हमको ये पता चला कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे जो स्पीड है इसकी साउंड की, ये डिपेंड कर रही है। साउंड की स्पीड टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है, अंडर रूट ऑफ रूट टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यहां से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं v अपॉन v0
is equal to under root of t upon t0. Okay, this is speed of sound at 0 degree Celsius. This is NTP का टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन. दिस इज स्पीड ऑफ साउंड एट t डिग्री सेल्सियस. तो ये टेम्परेचर हो गया 273 प्लस t केल्विन. t टेम्परेचर ऊपर, स्मॉल t टेम्परेचर ऊपर. ठीक है, अब ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने तो इट बिकम्स v अपॉन v0 अंडर रूट ऑफ t के जगह डाला 273 प्लस t अपॉन 273. ओके, तो इट बिकम्स v अपॉन v0 इज इक्वल टू रूट के जगह लिखा टू द पावर 1/2 और डिनोमिनेटर सेपरेट किए तो इट बिकम्स 1 प्लस t अपॉन 273. नाउ इफ t is very small, यानी there is small change in temperature, this is change in temperature, there is small change in temperature, तो t upon 273 is also is very small. तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, तो ये इस इक्वेशन को देखो हम लोग कैसा लिख रहे हैं, v अपॉन v0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, ये 1/2 सामने आ जाएगा इंटू t अपॉन 273. ठीक है, v0 से मल्टीप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू v0, हर एक दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स प्लस v0t अपॉन ये कितना हो गया 546. v0 was speed of sound in air at 0 degree Celsius, इसका वैल्यू कितना था 332 मीटर पर सेकेंड. तो अगर ये सब्स्टिट्यूट किया, सिर्फ यहीं पे सब्स्टिट्यूट किया तो v इज इक्वल टू v0 प्लस 332 अपॉन 546 t. 332 अपॉन 546 दैट इज नथिंग बट 0.61 t. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको पहले नोट डाउन करना. ओके, v इज इक्वल टू v0 प्लस 0.61 t. इसका मतलब ये है फॉर 1 डिग्री सेल्सियस का राइज या फिर 1 केल्विन का राइज, हाँ, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड. यानी हर 1 डिग्री सेल्सियस के राइज पे या फिर 1 केल्विन के राइज पे, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस का राइज यानी ही 1 केल्विन का राइज होता है. राइज मैं 1 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू 1 केल्विन ऐसा बोल रहा हूं. 1 degree Celsius is not equal to 1 Kelvin, but rise in 1 degree Celsius is equal to rise in 1 Kelvin. तो 1 डिग्री सेल्सियस का जब भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी 0.61 मीटर पर सेकेंड से. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट डाउन करके रखो. तो अगर कहा कि भाई 5-10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो टी के जगह बस 10 डाल दो, तो कितने से बढ़ेगा स्पीड 6.1 मीटर पर सेकेंड से. v0 का वैल्यू तो दिया हुआ है, देखो v0 का वैल्यू है 332 प्लस 6.1, आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड स्पीड ऑफ साउंड इन गैस या फिर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. दैट्स इट.